जब भी लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं तो जीडीपी ऊपर जाता है और जब कम सामान खरीदते हैं तो जीडीपी नीचे जाता है। और अगर 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ तक जीडीपी बैक टू बैक नीचे जाती है तो उसे कहते हैं रिसेशन। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर होते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे लोगों ने बाहर निकल के कम चीजें खरीदी थी तो इंडिया का जो जीडीपी था वो 2 क्वार्टर Q1 और Q2 में नेगेटिव चला गया था। अब ये जो पर्टिकुलर टाइम था टेक्निकली आप इसको रिसेशन कह सकते हो, लेकिन इसको इसलिए इतना नहीं माना गया क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना था कि कोविड खत्म होगा तो आगे चल के कंट्रोल में आएगा। और वैसे भी जो इसके बाद वाले क्वार्टर थे उसमें पॉजिटिव ग्रोथ हो गई थी। अब जीडीपी बैक टू बैक नेगेटिव में चला जाए 2 क्वार्टर तक तो उसको रिसेशन कहते हैं। और जितनी ग्रोथ होनी चाहिए अगर वो उतनी नहीं हो तो उसको स्लो डाउन कहते हैं। जैसे 7% ग्रोथ की जगह 6% ग्रोथ ही रह जाए तो उसको स्लो डाउन कहते हैं। और अगर 3 साल से ज्यादा टाइम तक रिसेशन रहता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। अभी तक डिप्रेशन की जो सिचुएशन है वो सिर्फ एक बार आई है 1930 में। अब देखिए अगर फिर से मॉल का एग्जांपल लें तो मान लीजिए बहुत सारे लोग मॉल में सामान खरीदने आ रहे हैं तो दुकानों में भीड़ ज्यादा होगी, दुकानदार पैसा ज्यादा कमाएंगे, काम ज्यादा होगा और स्टाफ ज्यादा रखना होगा। और अगर लोग कम सामान खरीदेंगे तो भीड़ कम होगी, प्रॉफिट भी कम होगा, काम भी कम होगा और एम्प्लॉयज भी कम चाहिए होंगे। तो ऐसे केस में एम्प्लॉयज की जॉब भी जाती है। और जब दुकानों में सामान कम बिकेगा तो कंपनी भी कम सामान बनाएगी और कंपनी को भी कम प्रॉफिट होगा और कंपनी में भी फायरिंग होगी। इसलिए मार्केट में जब लोग कम सामान खरीदने लगते हैं तो रिसेशन आता है और रिसेशन आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। देखिए जब डिमांड ज्यादा होती है, सामान कम होता है तो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ती है। और जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है तो कीमतें गिरती हैं। जैसे कोविड के टाइम पे दवाइयों की जरूरत ज्यादा लोगों को थी तो दवाइयों के दाम बढ़ गए थे और होटल्स वगैरह जो थे उनकी जरूरतें कम थी तो होटल्स के दाम गिर गए थे। अब आप कहोगे कि अगर ये इन्फ्लेशन वगैरह सब अपने आप हो रहा है लोगों के खरीदने और बेचने से तो गवर्नमेंट को लोग क्यों भला बुरा कह रहे हैं? क्या गवर्नमेंट महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर भी सकती है? तो देखिए हर गवर्नमेंट के पास टूल्स होते हैं जिनका यूज करके वो मार्केट कंट्रोल करती है। देखिए पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट स्ट्रगल तो कर ही रही थी। कोविड से निपटने के लिए जो भी प्लान्स बनाए थे गवर्नमेंट ने वो सब धरे के धरे रह गए और पूरी दुनिया जो कोविड से उभरने में लगी थी वो एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में आके खड़ी हो गई। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वेस्टर्न देशों ने रशिया के ऊपर बैक टू बैक सैंक्शंस लगाए। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, जब एक देश के ऊपर सैंक्शन लगता है तो वो देश अकेला सफर नहीं करता है, इससे बाकी देशों को भी नुकसान होता है। लेकिन इसके बाद भी सैंक्शंस रुके नहीं। रशियन बैंकों को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया गया, रशियन बैंकों के जो एसेट्स थे उनको फ्रीज कर दिया गया। अब देखिए यूक्रेन और रशिया ये दोनों ही कंट्रीज वर्ल्ड के सबसे बड़े व्हीट एक्सपोर्टर्स में से हैं। इसलिए जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई दुनिया भर में जो फूड प्राइसेस थे उनको झटका लगा। इसके साथ साथ रशिया ऑयल एंड गैस का सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। पूरी दुनिया में 2nd नंबर का एक्सपोर्टर है रशिया और दुनिया का लगभग 12% क्रूड ऑयल रशिया में ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन यूएस, कनाडा, यूरोप इन सब ने मिलकर रशिया को सबक सिखाने के लिए रशिया के ऑयल एंड गैसेस इंपोर्ट पे भी बैन लगा दिया कि अगर कोई देश रशिया से ऑयल और गैस खरीदेगा तो उसके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। तो जब ये बैन लगाया गया तो कंट्रीज को रशिया से छोड़ के बाकी देशों से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करना पड़ा। अब देखिए इससे हुआ क्या कि डिमांड तो वही थी ऑयल एंड गैस की, लेकिन जो देश सप्लाई कर रहे थे वो कम हो गए। इसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल एंड गैस के प्राइसेस बढ़ गए। मार्च के पहले हफ्ते में ऑयल के प्राइसेस 25% तक बढ़ गए थे। और जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हर एक चीज पे फर्क पड़ता है। और जैसे जैसे ये सैंक्शंस लग रहे थे ये समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि यूरोप रशिया को परेशान कर रहा है या खुद को दिक्कत में डाल रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन सब रीजंस की वजह से यूरोप खुद मुसीबतों में फंस गया है। यूक्रेन रशिया वॉर यूरोप के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर बन के सामने है। पूरा यूरोप गैस पे डिपेंडेंट है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं नेचुरल गैस, बल्कि बाहर से लेते हैं, जिनमें से रशिया इनका सबसे बड़ा सप्लायर है। यूरोप को चाहे विंटर्स में अपना घर गर्म करना हो, 34% से भी ज्यादा एनर्जी गैस से आती है यूरोप में। यूरोप पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गैस इंपोर्ट करता है। लेकिन कोविड को संभालने की वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ था वो तो था ही, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और महंगाई बढ़ गई।